हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम अपना जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेंगे। कल तक हमने जाना कि किस तरह से कुछ लोग परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी के शिकार हैं, बहुत ही लगातार जो गरीबी की स्थिति है उसके शिकार हैं, और उस गरीबी को छिपाने के लिए वो किस तरह से एक्सक्यूज़ देते हैं, बहाने देते हैं, अपनी इस अभाव को, अपने इस कमी को वो परंपरा का नाम देते हैं, या कह सकते हैं जिसको हम ट्रेडिशन का नाम देते हैं, ताकि उनकी इज्जत बची रहे। लेकिन सही मायनों में वो घोर गरीबी के क्या है, शिकार है, और इनकी स्थिति रियली बहुत ही मिजरेबल है, डिप्लोरेबल है। तो इसी क्रम में आगे लेते हैं हम। अभी लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट पैराग्राफ आपका इसमें जानकारी ली थी। अब नेक्स्ट लास्ट जो लाइन है इसकी, आई रिमेंबर, राइटर कहती है आई रिमेंबर अ स्टोरी, मैं याद करती हूँ इस कहानी को। अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, जो मुझे किसने बताई थी? एक व्यक्ति ने। कहाँ के? मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी एक जगह है, वहाँ के आदमी ने मुझे बताई थी। उस कहानी को याद करते हुए वो बताता है, एज ए यंग बॉय, बताता है वो आदमी, उसने मुझे बताया। कहाँ का था वो व्यक्ति? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम उदीपी। वो बताता है एज ए यंग बॉय ही वुड गो, वो बताता था, उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं क्या था, यंग था, एक युवा था, यंग बॉय था, तो उसकी एक आदत थी कहाँ से गुजरने की। बता रहा, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। कहाँ जाता था? स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, किसके पास से होकर? एक पुराने मंदिर के पास से होकर के क्या करता था? ये कौन बता रहा है? राइटर को एक मैन फ्रॉम उदीपी, जो उदीपी का रहने वाला था, वो इस तरह की कोई जानकारी उसको पूरा अच्छे से कि जब वो स्कूल जाया करता था तो कहाँ से गुजरता था? पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ उस बच्चे के, उस लड़के के पिता क्या थे? यानी जो ये कहानी बता रहा है, लेखिका को कह रहा है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था, जहाँ उसके पिता, यानी मैं उस अपने पिता के बारे में कह रहा है कि मेरे पिता क्या थे? प्रीस्ट थे। प्रीस्ट माने आप जानते ही हैं, पुजारी, जो मंदिर में धार्मिक क्रिया जो है वो संपादित करता है, उसको प्रीस्ट कहते हैं। ही वुड स्टॉप, बताता है कि वो रुकता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली माने आप जानते ही हैं, कुछ समय के लिए। ब्रीफली माने कुछ समय के लिए वो वहाँ क्या करता था? रुकता था। एट द टेम्पल, कहाँ पर? मंदिर में, मंदिर के पास वो थोड़ी देर के लिए क्या करता था? रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मतलब गरीबी की क्या हालत है कि व्यक्ति किस तरह से अभाव की ज़िंदगी जीता है। उसके मन की जो मुरादें होती है, जो उसके जो इच्छाएं होती है, विशेष, वो अधूरी रह जाती है। तो उसकी कहानी बता रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो उद्दीपी का है वो बताता है कि मैं छोटा था तो क्या करता था? स्कूल जाया करता था, तो कहाँ से गुजरता था? बोलो। एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था, जहाँ मेरे पिताजी क्या थे? जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे, और वो वहाँ उस मंदिर में थोड़ी देर, ब्रीफली यानी थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त समय के लिए, कुछ समय के लिए वो फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर सम टाइम, है ना, रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और मंदिर में वहाँ क्या करता था? वो किसकी आराधना करता था? किस बात की पूजा करता था? प्रार्थना करता था शूज के लिए, कि मुझे जीवन में क्या मिल जाए? जूते मिल जाए। 30 years later, 30 साल बाद, कितने साल बाद?
आई विजिटेड हिज टाउन। मैंने उस व्यक्ति के कस्बे की क्या की, लेखिका बता रही है कि 30 साल बाद मैंने उस लड़के की, उसी यंग मैन की टाउन की क्या की, विजिट की, गई मैं। एंड द टेम्पल, और वो जो मंदिर था, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, यानी वो जो मंदिर जिसकी भी चर्चा की थी, वो अब क्या था। जब मैं 30 साल बाद गई तो उस मंदिर की हालत क्या थी, वो मंदिर क्या था, ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोल्यूशन, यानी वो उसका विनाश हो गया था, यानी अब वो क्या हो गया था, खंडर हो गया था। किस टाइप का हो गया था, ड्राउन माने वैसे क्या होता है, डूबना। वैसे ड्राउन माने क्या होता है, किसी सजीव के डूबने की क्रिया होती है ड्राउन, और किसी निर्जीव के डूबने की क्रिया होती है सिंक। कोई जहाज डूब रहा है तो वहाँ ड्राउन नहीं लगाएंगे, वहाँ क्या सिंक लगाना पड़ेगा, सिंक की क्रिया लगानी पड़ेगी, इज सिंकिंग। और कोई व्यक्ति डूब रहा है तो ड्राउन। हालांकि यहाँ पर किसी डूबने की बात नहीं आ रही है, यहाँ भग्न हो जाने की या नष्ट हो जाने की बात आ रही है। तो किसमें डूब गया वो, इन एन एयर ऑफ डिजोल्यूशन, यानी विनाश का शिकार हो गया, यानी कहने का मतलब उसका पतन हो गया, खंडहर हो गया। डिजोल्यूशन माने लिख रखा है आपने क्या, उजड़ जाना, विनाश हो जाना, डिजोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन। ठीक, 30 साल बाद जब मैं वहाँ गई, उस व्यक्ति के गांव, कस्बे जहाँ वो रहता था, यानी नेम द टाउन, व्हाट वाज द नेम, उदीपी। तो वो मंदिर उजाड़ हो गया था। इन द बैक यार्ड, और वहाँ मैंने नज़ारा देखा उसके बैक यार्ड में, उस यानी उस मंदिर के पिछवाड़े में। बैक यार्ड का मतलब बैक साइड में जो होता है ना, जैसे हर अपने घर का बैक यार्ड होता है ना, फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड। कोर्ट यार्ड होता है आंगन सामने वाला भाग, और बैक यार्ड पीछे वाला। तो उसके पीछे जो है मैंने देखा, वेयर लिव्ड, जहाँ पर द न्यू प्रीस्ट रहता था। जहाँ पर कौन रहता, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर वो नया पुजारी रहता था। कौन रहता था, नया पुजारी निवास करता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ मैंने देखा क्या पड़ी थी, बोलो, रेड एंड व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स जो है वहाँ पर मैंने क्या की, देखी, पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे, और मैंने देखा वहाँ पर एक यंग मैन, एक यंग बॉय, एक लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे, जिसने क्या पहन रखी थी, ग्रे भूरे कलर की, स्लेटी कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यूनिफॉर्म जानते हैं आप लोग, पोशाक पहन रखी थी। वेयरिंग सॉक्स, क्या पहने हुए था वो, सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे उसने क्या कर रखे थे, पहने हुए। अराइव्ड, आया, इस हुलिये में वो आया। पेंटिंग का मतलब जानते हैं आप लोग, हाँपते हुए, क्या करते हुए, हाँपते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपने स्कूल बैग को क्या किया, फेंका। क्या किया अपने स्कूल बैग को, बोलो भाई, फेंका। ऑन अ फोल्डिंग बेड, किसके ऊपर, एक फोल्डिंग बेड पर। फोल्डिंग बेड जानते हैं आप लोग, फोल्डिंग चेयर भी होती है, फोल्डिंग बेड भी होता है, फोल्डिंग टेबल भी होती है। फोल्डिंग का क्या तात्पर्य हुआ, ये बताओ, जिसको समेटा जा सके, कोई भी ऐसी चीज जिसको समेटा जा सके, तो वो उसके आगे फोल्डिंग लग जाता है। तो जानते ही आप लोग, आपके घरों में भी होगा, फोल्डिंग चेयर, फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग टेबल होती है ना, जिसको अपन क्या है, जगह कम घेरे, यूज लिया और वापस उसको रख दें। तो फोल्डिंग बेड पर उसने उसको फेंक दिया। जब मैं वहां गया तो मैंने ये नज़ारा देखा। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे याद आई वो क्या, प्रार्थना। अनदर बॉय हैड मेड टू द goddess when he had finally got a pair of shoes। वो प्रार्थना याद आई जब एक अन्य लड़के ने प्रार्थना की थी ईश्वर से, गॉडेस यानी देवी से, when he had finally got a pair of shoes, जब उसको अंततः क्या मिल गया था, जूतों की जोड़ी मिल गई थी, पेयर ऑफ शूज मिल गया था। तो वो प्रार्थना मुझे उस समय की उसकी याद कि किस तरह से उस लड़के ने, अन्य लड़के ने ईश्वर से क्या की थी, प्रार्थना की थी कि उसे अंततः क्या मिल गए, जूते मिल गए।
तो मतलब कितनी बड़ी चीज़ थी उनके लिए ये चीज़ें भी मिल जाना, जबकि आमतौर पर सामान्यतः अमीरों के लिए जूता खरीदना क्या है, आम बात है, नॉर्मल बात है, जैसे जब खरीद लेते हैं। और इनके लिए इसके लिए मन्नतें मांगनी पड़ती है। जैसे हम अमीर लोग जो होते हैं या पैसे वाले लोग हैं, वो मन्नतें किसकी मांगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं के लिए मांगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट के लिए मांगते हैं। लेकिन वो जूता भी मिल जाए उनके लिए तो वो भी क्या है, उनके लिए मन्नत वाला मामला है, यानी बड़ी बात है। तो गरीबी बड़ी बेकार चीज़ है, बड़ी ऐसी चीज़ है जिसका शिकार होना हर किसी को पतन की ओर ले जाता है। तो बचना चाहिए इससे, और गरीबी से वही बच पाएगा जो इससे बचने के तरीकों पर अमल करता है, अपने आप को नियमित रखता है, नियंत्रित रखता है, अपनी आकांक्षाओं को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखता है, अपनी चादर जितनी होती है उतने पैर को क्या करता है, फैलाता है, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करता है। वो गरीबी का शिकार कभी नहीं होगा। गरीबी के शिकार वही लोग होंगे जो लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं, अपनी चादर जितनी है उससे ज़्यादा पैर फैलाते हैं, वो गरीबी के शिकार होते हैं। या फिजूल खर्ची करने वाले लोग जो पैसे का महत्व नहीं समझेंगे। चलिए, तो गरीबी बहुत खतरनाक चीज़ है। जो भी इसका शिकार है वो इसकी पीड़ा को जानता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख रहे हैं हम, लेट मी नेवर लूज देम, और क्या कहता है वो, अरे मुझे कभी इसको क्या नहीं करना है। बड़ी जैसे सोना मिल गया उसको, बहुत कीमती चीज़ मिल गई हो है, जैसे हम कहते हैं वो बहुत कीमती चीज़ मिल जाती है। लेट मी नेवर लूज देम, चलो मुझे अब कभी इसे क्या नहीं करना है, खोना नहीं है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को क्या कर दिया, सुन लिया। उसकी जो प्रार्थना थी उसको सुन लिया, उसकी अनुमति दे दी, ग्रांट कर दी उसको। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी इस पुजारी के बच्चे जैसे, यंग बॉय, अभी उदाहरण जो दिया जिस लड़के का, पुजारी के बच्चे जैसे यंग बॉय, जैसे पुजारी का लड़का है उसी तरह से और भी यंग बॉय जो हैं, प्रीस्ट और प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब क्या करते थे, जूते पहनते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स, लेकिन जो बहुत सारे जो रेग पिकर्स हैं, यानी कूड़ा करकट बिनने वाले जो लोग हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं वो अभी भी क्या है, शूलेस हैं, अर्थात उनको अभी भी जूते की क्या है दरकार है, अभी भी उनको उनकी जो जूते का सपना है वो साकार नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो ये देखा आपने गरीबी का एक और उदाहरण, किस तरह से लोग जो पॉवर्टी के शिकार हैं उनके लिए जूता खरीदना भी एक बहुत बड़ी क्या है, अचीवमेंट है, और बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है कि वो मंदिरों में जाकर के उसके लिए क्या मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जैसे आमतौर पर हम मंदिर में किस लिए के जाते हैं, बहुत बड़ी सफलता के लिए जाते हैं, जो ऐसा काम होता है जो संभव ही हमारे लिए नहीं हो, उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जूता खरीदने के लिए तो आमतौर पर किसी को जाने की मंदिर जाकर प्रार्थना कर रही है, लेकिन इनकी गरीबी इतनी ज़बरदस्त है, ये इतने ज़्यादा पॉवर्टी के शिकार हैं कि इतने अभाव की ज़िंदगी जीते हैं कि उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक जूता खरीद लेना, जूते की जोड़ी को खरीद लेना। तो ये पैराग्राफ फिर एक बार बता गया कि किस तरह के से लोग जो हैं, पीपल आर रियली सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, बैडली सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी है, गरीबी से बुरी तरह से त्रस्त हैं। अब एक और बात आगे देख रहा है लेखक, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे हम, माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, जान पहचान। एक्वेंटेंस का मतलब परिचय या जान पहचान। मेरी जो जान पहचान है विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, किनसे, नंगे पांव कूड़ा करकट बिनने वाले लोगों से, लीड्स मी टू सीमापुरी, ये जो मेरा परिचय हुआ ना इनसे, किससे, मेरी जान पहचान जो हुई किससे, रैग पिकर्स से, कूड़ा करकट बिनने वाले लोगों से, ये मुझे कहाँ ले गया, इस जानकारी से, इस परिचय से मुझे कहाँ जाने का मौका मिला, सीमापुरी नामक जगह पर जाने का मौका मिला। अब कौन सीमापुरी क्या है उसकी जानकारी, अ प्लेस, एक वो जगह है सीमापुरी, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा पर स्थित है। पेरीफेरी का मतलब लिखा होगा ना, आप लोगों ने लिख लिया, हाँ, क्या, परिधि या सीमा, है ना। Yet miles away from it,
मेटाफोरिकली, यूं तो कहने का क्या मतलब है, कहाँ स्थित है? कहने का मतलब वो ऐसा तो दिल्ली के सीमा में स्थित है, सीमा पर स्थित है, परिधि पर स्थित है, बट मेटाफोरिकली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वो वहाँ से मीलों दूर है। जैसे आपने शहरों के बारे में सुना होगा, बिग जो सिटीज है हमारी, महानगर कहते हैं जिसे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, उसका रेडियस जानते हैं आप क्या है? परिधि उसकी क्षेत्र, उसका जो बनता है ना पूरा क्षेत्र गोल चारों तरफ से मिला के, वो करीबन 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक है। तो कहने को तो वो भी क्या है, 140 किलोमीटर पर भी कोई स्थित है तो वो भी क्या है तो कहाँ, मुंबई में, कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन 150 किलोमीटर किसको कहते हैं? लेकिन कहलाते तो वो क्या है, उसी शहर का हिस्सा। उसी तरह से है तो ये दिल्ली का ही हिस्सा, दिल्ली के बोलो सीमा पर, लेकिन लाक्षणिक रूप से मेटाफोरिकली ये बहुत दूर है, दिल्ली से बहुत दूर है। मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ जाने का क्या मिला, किसके कारण? इन रैग पिकर्स से जान पहचान होने के कारण। क्यों? क्योंकि ये रैग पिकर्स रहते कहाँ थे? यही रहते थे, इनका स्थान यही था। देखो आगे आ रहा है, Those who live here, अब लेखिका बता रही है जो लोग यहाँ क्या करते हैं, रहते हैं। Those who live here are squatters, ये लोग स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब, हाँ, स्क्वेटर्स माने शरणार्थी कह सकते हैं, जिसको अभी बताया था मैंने उस दिन, रिफ्यूजी, एक स्थान से दूसरे स्थान है। स्क्वेटर्स माने जो, हाँ, एक स्थान से दूसरे। तुमने क्या लिखा है इसके अंदर, है क्या लिखा है स्क्वेटर्स में? अवैध निवासी। हाँ, अवैध निवासी, यानी शरण ले लेना। कोई इलीगल तरीके से कोई आकर के कहीं शरण ले लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? स्क्वेटर्स, यानी जिनके पास कोई, हाँ बोलो, जिनके पास में किसी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता किसी स्थान पर क्या करने का, निवास करने का, शरण लेने का, उनको हम क्या कहते हैं? स्क्वेटर्स। इलीगल रिफ्यूजी क्या कह सकते हैं जिसको हम? इलीगल, यानी अवैध, गैर कानूनी तरीके से बसने वाले लोग, शरण लेने वाले लोग। जो भी यहाँ रहता है सीमापुरी में, वो सब क्या है? अवैध निवासी हैं। क्या है? इलीगल सिटीजन्स हैं यहाँ, ठीक है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो सब कब आए थे यहाँ? 1971 में यहाँ आकर बसे थे। साहेब्स फैमिली, और साहेब का जो परिवार है, इज अमंग देम, और साहेब का परिवार भी इनमें से एक है, ठीक है। अमंग क्यों लगा यहाँ? कईयों के बीच स्थित होने का भाव है, और दो के बीच हो तो बिटवीन। तो इन परिवारों में साहेब का परिवार भी एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और उस समय जब ये 1971 में जब यहाँ आकर ये लोग बसे तो ये एक उजाड़ जगह थी। वाइल्डरनेस का मतलब बीहड़ जगह थी, यानी उजाड़, यहाँ पे कुछ था नहीं, जंगल टाइप होता है ना, बीहड़ जंगल, उस टाइप का ये था। इज स्टिल इज, और अभी भी है, अभी भी हाल उसका क्या है, ऐसा ही है, बीहड़ टाइप का। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। पहले तो ये बीहड़ था और खाली भी था, यहाँ कोई नहीं रहता था, नोबडी लिव्ड देयर, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। एम्प्टी माने जानते हैं आप लोग, खाली। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी मिट्टी के बने हुए ढांचे हैं, अर्थात यहाँ पे जो कुछ झोपड़ियाँ वगैरह, मकान वगैरह क्या है, बने हुए हैं, किसके? मड के। मड का मतलब मिट्टी के, जिस पर क्या लगी हुई है, अस्थायी मकान होता है ना, अस्थायी, टेम्पररी, जो आपका ड्वेलिंग्स होती है, रहने का स्थान होता है, उस टाइप के। जैसे खाना बदोश लोग देखते हैं ना आप लोग, कुछ समय तक रहते हैं वहाँ, काम चलो अपना बनाया, और फिर वापस वहाँ से अपना दूसरी जगह चले गए, कमाई इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा तो फिर वहाँ छोड़ करके नई जगह पे चले जाते। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स ऑफ मड वहाँ पर बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, यानी जिनकी छतें किसकी बनी हुई थी?
ये कोई पट्टियाँ वगैरह नहीं लगी हुई थी या कोई आरसीसी वगैरह नहीं थी, क्या थी उनकी छतों पर? हाँ, टिन लगा हुआ था या तो चद्दर वगैरह होती है ना ये, या फिर टारपोलिन एक प्रकार का एक आता है जिसमें बरसात का पानी, तिरपाल कहते हैं जिसको, तिरपाल, वो उसकी बनी हुई छत थी। डिवोर्ड ऑफ और अभाव था, डिवोर्ड का मतलब कमी थी, डिवोर्ड माने कमी, अभाव ऑफ सीवेज, यहाँ पर सीवेज का अभाव था। सीवेज मतलब जानते हैं आप, गटर लाइन। सीवेज किसे कहते हैं? अरे गटर लाइन होती है ना जो, वो नहीं थी। ड्रेनेज भी नहीं थी, यानी किसी प्रकार की कोई नालियाँ नहीं थी। और रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर की कोई यहाँ पर सुविधा नहीं थी। जैसे हमारे घर में सप्लाई होती है पानी की, सरकारी सुविधा है ना पानी की, घर घर में पाइपलाइन बिछी हुई है, आई हुई है, वो ऐसी कोई वहाँ पर सुविधा नहीं थी। यानी क्या कहना चाह रहा है, वैसे तो ये सीमापुरी जो है, जब यहाँ आकर के लोग बसे थे 1971 में, उस समय ये वाइल्डरनेस था, अर्थात बीहड़ था, अभाव थी, यहाँ पर जंगल टाइप था। वैसे तो अभी भी है, लेकिन ये अब भरा हुआ है किससे? कुछ स्ट्रक्चर्स से, मिट्टी के बने हुए मकानों से, जिनकी छतें किसकी है? बोलो। टिन एंड टारपोलिन की है, टारपोलिन की, तिरपाल की। और वैसे अभाव ही अभाव है यहाँ पर। यहाँ पर ना तो कोई सीवेज का सिस्टम है, सीवेज सिस्टम समझ रहे, गटर लाइन, और न ही किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज का सिस्टम है, ना नालियाँ हैं यहाँ पे, और न ही कोई रनिंग वाटर की फैसिलिटी। तो अभाव ही अभाव है। यहाँ इस स्थिति में अभी जो स्थिति बताई गई है, यहाँ लिव 10,000 रैक पिकर्स, यहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स क्या करते हैं? इस तरह के जो अभाव वाली स्थिति वाली जो जगह है, वहाँ पर 10,000 लोग निवास करते हैं। वहाँ जाने पर उसको पता चला ये सब, और ये जानकारी, ये मौका कब मिला उसको सीमापुरी जाने का? जब रैक पिकर से उसका परिचय हो। They have lived here for more than 30 years, और ये लोग यहाँ पर लगभग कितने सालों से रह रहे थे? लगभग 30 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी की। वहाँ इनकी कोई पहचान, कौन है ये, कहाँ से आए हैं, क्या हैं, इनकी क्या कोई आइडेंटिटी? जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, अपने पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि वो इलीगल सिटीजन थे ना, वो स्क्वेटर्स थे, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, यानी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और वो यहाँ पर बिना किसी अनुमति के रह रहे थे। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास क्या था? इनके पास राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम्स, और जिसके कारण क्या हुआ, उनका जो नाम है ऑन वोटर लिस्ट, जिसके कारण राशन कार्ड होने के कारण इनका नाम भी किस में जुड़ गया? वोटर लिस्ट में क्या हो गया? हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट में नाम बड़ा तेजी से जुड़ता है, चाहे हमारे पास सुविधाएं, वो उस आदमी की कोई आइडेंटिटी है या नहीं है, वो कहाँ का है, क्योंकि वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियां भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह की रुचियां लेती है, और इस कारण से हमारे देश में बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। क्या यानी आपको? अवैध शरणार्थियों की। वो आ जाते हैं, काम के तलाश में आते हैं, और काम के तलाश में इधर उधर भटकते हैं, थोड़े दिन कहीं रहते हैं, फिर वहाँ के जो लोकल जो राजनीतिक दल होते हैं, वोट के लालच में उनको इशू करा देते हैं क्या? राशन कार्ड, और उनका इसमें आपके वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो वो वहाँ के नागरिक हो जाते हैं, वोटर देने के लायक हो जाते हैं, सरकार चुनने के अधिकारी हो जाते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनको भी किसी स्वार्थ के कारण सीमापुरी के इस इलीगल जो ड्वेलर्स थे, यानी रहने वाले स्क्वेटर्स, उनको भी राशन कार्ड इशू हो गए, और उसके कारण उनको मौका मिल गया अपना नाम जुड़वाने में। किस में? बोलो, वोटर लिस्ट में। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसके कारण वो सक्षम हो गए क्या करने में? राशन खरीदने में वो सक्षम हो जाते, राशन उनको मिल जाता, क्योंकि राशन कार्ड था, तो दे कैन बाई राशन, ग्रेन, फूड खरीद सकते थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये अभी अपना क्या चल रहा है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन चल रहा है, किसका? सीमापुरी का। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट और सर्वाइवल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का एक कड़वा सत्य जो है, बिटर ट्रुथ कहते हैं, जीवन का एक बड़ा कड़वा सत्य आ रहा है यहाँ पर।
फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति के लिए भोजन जो होता है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए। किसकी तुलना में? एक आइडेंटिटी की, एक पहचान की तुलना में, कि वो कहाँ का है, क्या है, कौन है, ये मायने नहीं रखती। जिंदा रहने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? फूड। और वो इनके साथ हो रहा था, उनको जिंदा रहना है, तो इसलिए आइडेंटिटी से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ भोजन चाहिए था, और जो भोजन मिलने की जो उनकी जो चीज़ थी जिससे मिल सकता था, वो उनके पास मिल गया। तो ये कंडीशन यहाँ पर अभी बताई सीमापुरी की और वहाँ पर रहने वाले लोगों का। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो सभी। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, यानी जो दिन होता है 24 घंटा हमारा, उसके अंत में अगर हम वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम हमारे परिवार को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और पेट भर के सोते हैं और बिना पेट दुखे सोते हैं, अर्थात हमारा पेट नहीं दुखता। पेट कब दुखता है? जब भोजन नहीं मिलता तब दुखता है। यानी भोजन खा करके हम सो रहे हैं। We would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो हमारे लिए बेहतर होगा उस स्थान पर रहने से। किस स्थान की तुलना में? उस स्थान की तुलना में जो हमें बिल्कुल क्या नहीं दे रहा है, कोई अनाज ही। क्या तुलना की यहाँ पर? भाई वो ये कहना चाह रहा है, साहेब का परिवार यहाँ कर रहा है, या कोई भी इस तरह की फैमिली, जब जहाँ जहाँ उनका मूल निवास है, वहाँ अगर उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, उनका रोज का दिन जो है बिना खाना खाए गुजर रहा है और भूखे सो रहे हैं वो, तो उससे बेहतर होगा कि आप जहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी जहाँ पर उनको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, खाने की चीज़ मिल रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा वहाँ पर क्या करना उनके रहना। तो इसी आशा में ये लोग क्या है कि इस तरह से, हालांकि खैर ये किसी भी देश के लिए इस तरह से लोगों का बढ़ना आसान, मतलब को नुकसान का मामला है, नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है, क्योंकि हमारे देश के लोगों को ही हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हर कोई आकर रहने लग जाएगा तो समस्याएं बढ़ती रहेगी। खैर जो भी हो, बट सच्चाई यही है, दिस इज द रियलिटी। भाई जहाँ आपको भोजन मिलेगा आदमी वहीं तो रहेगा ना। जैसे आप देखें आवारा कुत्तों को देखें, कभी किसी ऐसी जगह पर वो रहते हैं जहाँ उनको भोजन नहीं मिलता, वो लोग कहाँ रहने की कोशिश करते हैं? जहाँ उनको कोई भोजन मिलता है, परिवार के लोग रोटी डालते हैं, वहीं वो पड़े रहते हैं ना, दिन से सुबह तक शाम तक ही साथ पड़े रहते हैं, मुझे मिल जाए कुछ कुछ, बजाय वहाँ रहने के जहाँ उनको कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह उनकी स्थिति हो रही है। चलिए, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है इन लोगों की। तो कुछ जीवन के फंडे हमारे सामने आए, लाइफ की सच्चाइयाँ आई। वी वुड रादर लिव हियर, हमारे लिए बेहतर होगा यहाँ रहना, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों में रहने के बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें क्या नहीं देता? कोई अनाज। यानी बांग्लादेश के खेतों में रहने के बजाय जो हमें कुछ देता ही नहीं है, क्योंकि स्टॉर्म में, तूफान में सब कुछ बर्बाद हो जाता, उससे तो ये बेहतर है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ये बात किसने कही थी लेखिका को? ये कहा था इन महिलाओं के एक ग्रुप ने, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी, फटे हाल, टैटर्ड का मतलब फटी पुरानी जो साड़ी पहनी हुई कुछ महिलाओं का एक ग्रुप जो था, उन्होंने ये बात कही थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने अपनी वो इतना बढ़िया जगह क्यों छोड़ी, हरे भरे, कहने का मतलब सुंदर और ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, अर्थात नदियों और ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे खेतों वाले अपनी उस धरती को आप लोगों ने, यानी कहने का मतलब क्या कहना चाह रही है? क्या पूछा था उसने कि भाई आप लोगों ने अपना देश क्यों छोड़ा, बांग्लादेश क्यों छोड़ा, जो हरा भरा था उसको क्यों छोड़ा? तब ये जवाब वहाँ पे महिलाओं के एक ग्रुप ने हमें दिया। क्या, कैसी थी महिलाएं वो, क्या हालत थी उनकी? फटी, हाँ, फटे हाल साड़ी पहन रखी थी उन्होंने, फटी चिथड़ी। उन्होंने ये जवाब दिया कि बेहतर हमारे लिए होगा, इट इज़ बेटर फॉर अस टू लिव हियर
rather than the place where we can't say जहाँ हम अनाज के एक दाने को भी क्या नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, उससे तो ये जगह क्या है जो हमें क्या प्रदान कर रहा है, भोजन प्रदान कर रहा है. That's all for the day. आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. थैंक यू.